हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि नॉन सिस्टमेटिक जो रेडियोमेट्रिक एरर्स हैं उसके हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं हमारे पास एटमॉस्फेरिक करेक्शन करने के लिए, वो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। 3 स्टेप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, ठीक है, जिसका मैं लिंक ऊपर अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्शन अप्लाई करने के जो 3 प्रोसीजर थे, क्योंकि हमें पता है कि 3 स्टेप्स में हमने देखा था कि एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग, इमेज बेस्ड मेथड्स और डायरेक्ट कैलिब्रेशन यूजिंग फील्ड डेरिवेटिव रिफ्लेक्टेंस, ये हमारे पास थर्ड स्टेप का जो एटमॉस्फेरिक करेक्शन के प्रोसीजर्स हैं वो है हमारे पास। सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक एरर्स के जो डिस्टोर्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसके करेक्शन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखे। अब इसमें 3 प्रोसीजर में सबसे पहला प्रोसीजर जो है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग। जैसा कि हमें पता है नॉन सिस्टमेटिक जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, जो मेनली होता है एटमॉस्फेयर की वजह से। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास गैसेज होती हैं, उन सबको वजह से जो फेनोमेनन होते हैं, जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होता है, स्कैटरिंग होता है, इन सभी को वजह से इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इसी की वजह से डिस्टॉर्शन देखने के लिए मिलता है, जो एक्चुअली में हमारे पास इंटेंसिटी सेंसर तक पहुंचनी चाहिए वो ना पहुंच के डिफरेंट अमाउंट की इंटेंसिटी, या फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस होता है वो पहुंचता है, उसके बेस पे हमारे पास डिजिटल नंबर असाइन किया जाता है पिक्सल को, तो वो इनकरेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। तो एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग में क्या होता है कि इन दिस अप्रोच एटमॉस्फेरिक रेडिएटिव ट्रांसफर कोर्स मॉडल्स आर यूज्ड दैट कैन प्रोवाइड रियलिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑन द सैटेलाइट इमेज। तो मॉडलिंग करते हैं हम इस एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग में, जो कि एक्चुअली में रियलिस्टिक एस्टिमेट करता है कि कितना इफेक्ट हुआ होगा हमारे पास स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन का ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अवेलेबल ऑन द इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो सैटेलाइटरी इमेज के ऊपर इफेक्ट डालते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उसके रियलिस्टिक एस्टिमेट के बेसिस पर मॉडल क्रिएट किया जाता है। वंस दीज इफेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर ए स्पेसिफिक डेट ऑफ इमेजरी, ईच बैंड एंड और पिक्सल इन द सीन कैन बी एडजस्टेड टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ द स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन। तो जब हमारे पास ये मॉडलिंग करके ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं इफेक्ट्स को, फिर उसको हम करेक्शन कर देते हैं और एडजस्ट कर देते हैं हमारे पास, मतलब कि उसको रिमूव कर देते हैं इफेक्ट ऑफ द स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। द इमेज इज देन कंसिडर्ड टू बी एटमॉस्फेरिकली करेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशन ऑफ दीज कोड्स टू ए स्पेसिफिक सीन एंड डेट ऑल्सो रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ बोथ द सेंसर स्पेक्ट्रल प्रोफाइल एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम। तो जिस टाइम पे हम डेटा एक्वायर करते हैं उस टाइम पीरियड पे क्या कंडीशन है एटमॉस्फेयर की और स्पेक्ट्रल प्रोफाइल क्या है हमारे पास सेंसर की, इन दोनों की नॉलेज होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बेस पे हम ये मॉडलिंग करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिक सैटेलाइट डेटा दे आर नॉट अवेलेबल, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है काफ़ी सारी सैटेलाइट डेटा के लिए। आइडियली दिस अप्रोच इज यूज व्हेन सीन स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक डेटा सच एज एरोसोल कंटेंट एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी आर अवेलेबल। जब हमारे पास एटमॉस्फेरिक डेटा अवेलेबल होता है तब हम इस अप्रोच को एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग को यूज करते हैं हमारे पास करेक्शन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट करंट रेडिएटिव ट्रांसफर बेस्ड एटमॉस्फेरिक करेक्शन एल्गोरिथम्स आर कंप्यूट मच ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे इफ द यूजर प्रोवाइड्स एट फंडामेंटल एटमॉस्फेरिक करेक्टरिस्टिक इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्राम और सर्टेन एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स आर प्रेजेंट इन द रिमोट सेंसिंग डेटा सेट। तो एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए, तो हमारे पास एल्गोरिदम जो है 2 चीज़ें मांगता है, या तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक करेक्टरिस्टिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए प्रोग्राम को, ठीक है, या फिर जो सर्टेन एटमॉस्फेरिक एब्जॉर्प्शन बैंड्स अवेलेबल हैं वहाँ पर रिमोट सेंसिंग डेटा सेट के अंदर, उसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मोस्ट रेडिएटिव ट्रांसफर बेस्ड एटमॉस्फेरिक करेक्शन एल्गोरिदम्स रिक्वायर्ड दैट द यूजर प्रोवाइड्स, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर एटमॉस्फेरिक करेक्शन एल्गोरिदम के लिए रिक्वायरमेंट है, यूजर जो प्रोवाइड करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब कि लोकेशन वहाँ पर इमेज सीन की, डेट और एग्जैक्ट टाइम ऑफ द इमेज, किस टाइम पे वहाँ पास डेटा एक्वायर किया जा रहा है। ठीक है, इमेज एक्वेशन एल्टीट्यूड क्या है वहाँ पास, मान लीजिए 600 किलोमीटर है अबव द ग्राउंड लेवल। मीन एलिवेशन ऑफ द सीन 450 मीटर है अबव द मीन सी लेवल। एंड एटमॉस्फेरिक मॉडल, मतलब कि पोलर समर हो गया, मिड लैटिट्यूड विंटर हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, ये हमारे पास क्या एटमॉस्फेरिक मॉडल हो गया। उसके अलावा रेडियोमेट्रिकली कैलिब्रेटेड इमेज रेडियंस डेटा है हमारे पास, डेटा अबाउट ईच स्पेसिफिक बैंड, जैसे कि मीन एंड फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम। द FWHM is the wavelength range defined by the 2 points
एट विच द इंटेंसिटी लेवल इज 50% ऑफ द पीक वैल्यू। तो हमारे पास जो FWHM की इंफॉर्मेशन है, मतलब कि स्पेसिफिक बैंड के बारे में डेटा अवेलेबल है, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो लोकल एटमॉस्फेरिक विजिबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिमोट सेंसिंग डेटा कलेक्शन क्या आती है, वो भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वहाँ पर यूजर जो प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ एटमॉस्फेरिक करेक्शन एल्गोरिदम्स के लिए, ठीक है। तो दीज पैरामीटर्स आर देन इनपुट टू द एटमॉस्फेरिक मॉडल सेलेक्टेड। तो जो भी हम एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग करते हैं उसके लिए ये इनपुट्स जो हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं, जो पैरामीटर्स हमने ऊपर अभी देखे। एंड यूज टू कंप्यूट द एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग। इसके बेसिस पे जब ये इन्फॉर्मेशन यूजर प्रोवाइड करता है, इसके बेसिस पे वहाँ पर एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग की जाती है। उससे हम डिफाइन करते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग करेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिल रहा है एट द टाइम ऑफ डेटा कलेक्शन। तो जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना अमाउंट है, तो उनको हम रेक्टिफाई करते हैं। तो दीज एटमॉस्फेरिक करेक्टरिस्टिक्स आर देन यूज टू इन्वर्ट द रिमोट सेंसिंग रेडियंस टू स्केल सरफेस रिफ्लेक्टेंस। फिर उसको हम उस बेसिस पे इन्वर्ट कर देते हैं जितना सरफेस रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो मैनी ऑफ दीज एटमॉस्फेरिक करेक्शन प्रोग्राम्स डिराइव द स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन इंफॉर्मेशन दे रिक्वायर फ्रॉम रोबस्ट एटमॉस्फेयर रेडिएटिव ट्रांसफर कोड सच एज MORTRAN4, एकोन, एडकोर, एट्रेम एंड फ्लैश। तो ये चीज़ें क्या है हमारे पास, ये स्कैटरिंग और एब्जॉर्प्शन को डिराइव करती है हमारे पास एटमॉस्फेरिक करेक्शन प्रोग्राम से, ठीक है। और ये हमारे पास क्या रेडिएटिव ट्रांसफर कोड्स हैं। तो बेसिकली हम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यूज़र जो प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पे एटमॉस्फेरिक मॉडल सेलेक्ट किया जाता है और इसके बेसिस पे ये हमारे पास क्या है एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग करेक्टरिस्टिक को कंप्यूट किया जाता है और फिर उसको हम करेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग के लिए इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरा हमारे पास क्या है, इमेज बेस्ड मेथड रहता है। इमेज बेस्ड मेथड से भी हम करेक्शन कर सकते हैं। सो वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड मेथड्स इज नोन एज डार्क पिक्सल subtraction मेथड। This method is generally used prior to band ratioing a single image and is not generally employed for image to image comparisons। इसके अंदर हमारे पास जो इमेज बेस्ड मेथड है वो है हमारे पास डार्क पिक्सल सब्ट्रैक्शन मेथड है, जो ज़्यादा यूज किया जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर सिंगल इमेज यूज की जाती है, न कि हमारे पास इमेज टू इमेज कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। ये अभी आगे जाके समझ आ जाएगा। तो दिस मेथड और रेडियोमेट्रिक करेक्शन इज बेस्ड ऑन द सिंपल ह्यूरिस्टिक्स यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हेज इन द इमेज, क्योंकि बहुत सारे नॉइज अवेलेबल रहती है इमेज के अंदर, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास ये रेडियोमेट्रिक करेक्शन का मेथड अप्लाई किया जाता है। द अंडरलाइंग assumption is that some image pixels have a reflectance of 0 and digital value of the 0 pixel recorded by the sensor result from the atmospheric scattering, जिसको हम पाथ रेडियंस कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ये माना जाता है कि जो इमेज पिक्सल्स है हमारे पास, जो भी हमारे पास सेंसर डिजिटल नंबर प्रोवाइड करता है पिक्सल्स को, उसमें एक जीरो वैल्यू हमारे पास, जो जीरो पिक्सल्स हैं वो डायरेक्टली वैल्यू रख रही है फ्रॉम द पाथ रेडियंस। जैसे कि हमारे पास जो भी एनर्जी सोर्स रहता है, इससे हमारे पास रेडिएशंस निकलती है और कोई भी एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल्स है उससे डायरेक्टली स्कैटरिंग होके या फिर हमारे पास रिफ्लेक्ट होके सेंसर तक पहुंचती है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, पाथ रेडियंस कहलाता है हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस का। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से हमारे पास इंटरेक्ट होके नहीं पहुंच रहा है, सेंसर तक डायरेक्टली पहुंच रहा है हमारे पास, तो ये जीरो पिक्सल्स कहलाता है हमारे पास, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिकॉर्ड करता है डिजिटल नंबर, ठीक है। सेंसर को तो जितनी इंटेंसिटी मिलती है उसके बेसिस पे वैल्यू असाइन कर देता है। तो ये जो हमारे पास रिमूव करने के लिए पाथ रेडियंस को मिनिमम पिक्सल वैल्यू फॉर ईच बैंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल अदर पिक्सल्स इन द डिफरेंट बैंड। तो यही हमारे पास जो मिनिमम पिक्सल वैल्यू रहती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक पिक्सल वैल्यू से, ठीक है, जो कि डिफरेंट बैंड्स से हमारे पास डिजिटल नंबर असाइन किया गया है। तो डिजिटल नंबर्स इन द पिक्सल रिप्रेजेंटिंग डीप क्लियर वाटर इन नियर इंफ्रारेड बैंड एंड डार्क शेडोज इन विजिबल बैंड्स आर एज्यूम्ड टू रिजल्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पाथ रेडियंस। तो अगर आप देखोगे किसी वाटर बॉडी को नियर इंफ्रारेड बैंड के अंदर, तो वो ब्लैक कलर का शो होता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन हो जाता है पूरा का पूरा नियर इंफ्रारेड, तो हमारे पास वाटर बॉडी ब्लैक कलर की शो होती है। तो वो क्या हमारे पास जितना कम डिजिटल नंबर वैल्यू होती है उतना हमारे पास डार्केस्ट रहता है। तो डिजिटल नंबर इन द पिक्सल रिप्रेजेंटिंग डीप क्लियर वाटर बॉडी इन द नियर इंफ्रारेड, मतलब ब्लैक कलर जीरो के नियरेस्ट, और डार्क शेडोज इन द
विजुअल बैंड, तो विजुअल बैंड में भी डार्क शेडो वहाँ पर नियर टू जीरो से रिप्रेजेंट होती हैं। तो आर एज्यूम टू द रिजल्ट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पाथ रेडियंस, तो हमारे पास एज्यूम किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक पाथ रेडियंस का इफेक्ट है। तो सिंस हिस्टोग्राम ऑफसेट्स कैन बी यूज्ड एज ए मेजर ऑफ पाथ रेडियंस, इट इज ऑल्सो नोन एज अ हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड। तो हमारे पास यही हिस्टोग्राम्स यूज किया जाता है ऑफसेट को मेजर करने के लिए, जो पाथ रेडियंस का ऑफसेट रहता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड्स कहते हैं। अब इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि डिजिटल नंबर जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे है और पिक्सल काउंट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पिक्सल काउंट है वहाँ पर 128 के नियरेस्ट। तो वहीं अगर हम देखते हैं कि 0 से लेकर कुछ वैल्यू अगर हम 10 तक मानते हैं, तो 10 डिजिटल नंबर वैल्यू जो है वो हमारे पास पिक्सल काउंट 0 है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और लगभग अगर इसको मानते हैं हम 200, तो 10 से 200 के बीच में सारी पिक्सल वैल्यूज हमारे पास असाइन की गई हैं इमेज के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑफसेट है इसी को हम देखते हैं, जो डार्केस्ट कलर को शो करता है हमारे पास, ठीक है, नियरेस्ट टू द जीरो वैल्यूज। तो बाई प्लॉट्स ऑफ द NIR बैंड अगेंस्ट द अदर बैंड्स आर जनरेटेड फॉर पिक्सल्स ऑफ डार्क रीजन एंड देन रिग्रेशन टेक्निक्स आर यूज टू कैलकुलेट द वाई इंटरसेप्ट विच रिप्रेजेंट पाथ रेडियंस इन अदर बैंड्स। तो इस फिगर से हिस्टोग्राम मिनिमम मेथड से हम क्या करते हैं कि वाई बैंड में जो है हमारे पास, सॉरी वाई इंटरसेप्ट में, उससे हम रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास पाथ रेडियंस कितना रहेगा वहाँ पास इन द अदर बैंड्स। द वाई इंटरसेप्ट वैल्यू इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल पिक्सल्स इन द इमेज। जो भी वाई वैल्यू आती है वहाँ पर वो हर एक पिक्सल से वो सब्ट्रैक्ट आउट की जाती है। तो व्हेन मल्टी टेम्पोरल इमेजरी इज बीइंग यूज्ड फॉर स्टडिंग चेंजेस टेकिंग प्लेस इन स्टडी एरिया, common radiometric quality is required for quantitative analysis of multiple satellite images of a scene acquired on different dates with same और different sensor। तो अगर हम किसी भी सेम रीजन की वैल्यू या उसको स्कैन करते हैं एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट सेंसर के हेल्प से, तो उसी मल्टीपल सैटेलाइट इमेज को स्टडी करने के लिए, मतलब रेडियोमेट्रिक क्वालिटी के लिए हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो वहाँ पर रेडियोमेट्रिक क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। सो द रेडियोमेट्रिक क्वालिटी कुड बी ऑल्सो भी रेक्टिफाइड यूजिंग वन इमेज एज अ रेफरेंस इमेज। तो उसमें से हमने मान लीजिए 10 इमेज डिफरेंट टाइम पीरियड पे सेम एरिया की एक्वायर किए हैं, तो उसमें से एक जो इमेज रहेगी, ठीक है, उसको हम क्या मान सकते हैं, रेफरेंस इमेज मान सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमारे पास अदर जो इमेजेस हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ट्रांसफर्ड इमेजेस अपीयर टू हैव बीन एक्वायर्ड विद द रेफरेंस इमेज सेंसर अंडर एटमॉस्फेरिक एंड इल्यूमिनेशन कंडीशन नियरली आइडेंटिकल टू दोज इन द रेफरेंस इन। तो बाकी जो इमेजेस हम एक्वायर कर रहे हैं वो हम मानते हैं कि सेम एटमॉस्फेरिक और इल्यूमिनेशन कंडीशन शो करती हैं, जो कि उस टाइम पीरियड पे हमारे पास जो रेफरेंस सीन था उस टाइम पीरियड पे जो कंडीशंस अवेलेबल थी हमारे पास, ठीक है। तो ये कब होगा हमारे पास, जब ट्रांसफर्ड इमेज करेंगे, मतलब जब हम करेक्टिफाई कर देते हैं इमेज बेस्ड के बेसिस पे। सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस, अ फ्यू सेट्स ऑफ सीन लैंडस्केप एलिमेंट्स विद अ मीन रिफ्लेक्टेंस विच इज ऑलमोस्ट टाइम इनवेरिएंट आर आइडेंटिफाइड। तो जो कि टाइम के साथ इतना वेरी नहीं करता, हम उस मीन रिफ्लेक्टेंस वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज सीडो इनवेरिएंट फीचर्स, क्योंकि वेरिएशन तो हम देखते हैं लेकिन जो मिनिममली इफेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम सीडो इनवेरिएंट फीचर्स कहते हैं। द एवरेज ग्रे लेवल वैल्यूज ऑफ दीज रेफरेंस सेट्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट अ मैथमेटिकल मैपिंग रिलेटिंग द ग्रे लेवल्स बिटवीन द रेफरेंस एंड द रिमेनिंग इमेजेस। तो जो हम मीन वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम एक रेफरेंस सीन या इमेज मानते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम बाकी इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मैपिंग करते हैं, ठीक है, ग्रे लेवल्स का, जिससे कि हम बाकी रिमेनिंग और रेफरेंस रिमेनिंग इमेजेस और रेफरेंस इमेजेस को क्या करें, रिलेट कर सकते हैं वहाँ पास, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इमेज बेस्ड मेथड है, इसमें हम इमेज के बेसिस पे बाकी इमेजेस को क्या करते हैं, करेक्टिफाई करते हैं। अब इसके अंदर एक जो पाथ रेडियंस वाला था वो था हमारे पास ऑफसेट, जो कि हम वाई इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन टेक्निक से, और फिर उस वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बाकी अदर पिक्सल से, ठीक है, जिससे कि करेक्शन अप्लाई हो सके। थर्ड जो टेक्निक है हमारे पास डायरेक्ट कैलिब्रेशन है यूजिंग द फील्ड डिराइव्ड रिफ्लेक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि
कैसे हम डायरेक्टली कैलिब्रेट कर सकते हैं। ओके, हमें पता है कि डार्क कलर रहेगा, ब्लैक कलर रहेगा अगर कुछ, तो वो 0 वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा रिफ्लेक्टेंस के अंदर। वहीं वाइट रहेगा तो वो 255 रिप्रेजेंट करेगा अगर वो 8 बिट इमेज है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स 256 हो गया 2 की पावर 8। रेंज हमारे पास 0 से 255 रहती है, तो सबसे ब्राइटर वाली हमारे पास वैल्यू 255 रह गई और ब्लैक वाली हमारे पास 0। तो डायरेक्टली फील्ड बेसिस पे हमारे पास जो रिफ्लेक्टेंस होना चाहिए उसको डायरेक्टली कैलिब्रेट करके हम करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that reflectance measured in one region for a particular feature is directly applicable to the same feature occurring in another region। तो एक रीजन में जो सेम वेवलेंथ बैंड को देखा जाए तो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए जो रिफ्लेक्टेंस देखा जाता है वही सेम फीचर के लिए हमारे पास दूसरे रीजन में भी सेम रिफ्लेक्टेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या एजम्पशन है। The method required some field work to measure the true ground reflectance of at least 2 regions और targets of area covered by the image। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि जो भी फील्ड वर्क का हमने रिमोट सेंसिंग इमेज फाइंड आउट किया है उसके अंदर जो ट्रू ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस हम देखना चाहते हैं एटलीस्ट 2 रीजन्स का या फिर 2 टारगेट्स का। तो मान लीजिए अगर कोई वाटर बॉडी है उस रिमोट सेंसिंग इमेज के अंदर, तो हम डायरेक्टली ट्रू ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस देखेंगे कि उस वाटर बॉडी का कितना आ रहा है, ठीक है, और एटलीस्ट 2 टारगेट्स का हम ये चीज़ देखते हैं। मतलब कि रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर फील्ड वर्क का जो कि ट्रू ग्राउंड रिफ्लेक्टेंस को मेजर करता है, जो कि इमेज उस पार्ट ऑफ एरिया को कवर करती है वहाँ पर, उसके अंदर जो 2 रीजन है या फिर टारगेट्स हैं, ठीक है। सो द ग्राउंड मेजरमेंट्स आर मेड यूजिंग अ स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर। तो जो मेजरमेंट करते हैं किसका यूज करके करते हैं, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर का। समटाइम्स लार्ज एरिया ऑन द ग्राउंड आर पेंटेड इन ब्लैक एंड वाइट एज शीन इन द फिगर। अब मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया की इमेज हमने क्रिएट की, कोई भी ऐसा टारगेट नहीं हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं एक पोर्शन को क्या करते हैं ब्लैक और वाइट पोर्शन से हम उसको पेंट कर देते हैं। अब पता है ब्लैक हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर की हेल्प से स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस मेजर करेंगे तो वो 0 या नियरेस्ट वैल्यू देगा, ठीक है, नियर टू द 0। और ये जो ब्राइटर कलर रहेगा वाइट कलर रहेगा वहाँ पर नियरेस्ट टू द हायर वैल्यू देगा उस बिट इमेज की, ठीक है। तो ये हम फिगर में भी देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास क्या प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट साइट्स फॉर कैलिब्रेशन पर्पजेज। तो हमने मान लीजिए इस एरिया का क्या रिमोट सेंसिंग इमेज क्रिएट की, उसके अंदर हमने 2 पोर्शंस को 2 एरिया को ब्लैक और वाइट से पेंट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या टेस्ट साइट है फॉर द कैलिब्रेशन पर्पजेज, ठीक है। तो जब हमने लार्ज areas on the ground are painted in white and black as shown in the figure 6 and recorded values over these areas are examined in different bands and calibration values are computed based on the relation between expected and recorded values in the different band। तो remote sensing इमेज जो है डिफरेंट बैंड्स में हम एक्वायर करते हैं, उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट बैंड्स में हम इस वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं और उनको फिर हम कैलिब्रेट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि एक्सपेक्टेड और जो रिकॉर्डेड वैल्यूज है उसके अंदर क्या रिलेशन है वहाँ पर, कितना वेरिएशन है वहाँ पर, ठीक है। सो बिसाइड्स एटमॉस्फेयर टोपोग्राफी ऑफ द अर्थ सरफेस ऑल्सो इंड्यूसेज एरर्स विच रिक्वायर्स करेक्शन। द इफेक्ट्स ऑफ टोपोग्राफिक स्लोप आर लोकल वेरिएशन इन व्यू एंड इल्यूमिनेशन एंगल्स। अब हम क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर एक और चीज़ है, एटमॉस्फेयर तो है ही है जो कि एरर्स को इंट्रोड्यूस करता है, उसके अलावा एक हमारे पास टोपोग्राफी है कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टोपोग्राफी हम देख सकते हैं हर एक इमेज की, कुछ माउंटेनियस हो सकता है, स्लोपी हो सकता है, तो डिफरेंट टोपोग्राफिक स्लोप अवेलेबल रहता है हमारे पास रिमोट सेंसिंग इमेज जो एरिया को कवर कर रहा है वहाँ पर, जिसकी वजह से हमारे पास जो लोकल वेरिएशन होता है व्यू और इल्यूमिनेशन एंगल में वो देखने के लिए मिलता है टोपोग्राफी की वजह से। उसके अलावा हमारे पास आइडेंटिकल सरफेस ऑब्जेक्ट्स माइट बी रिप्रेजेंटेड बाई टोटली डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यूज। तो हमारे पास जो भी आइडेंटिकल सरफेस है वो भी टोपोग्राफिक स्लोप की वजह से डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक है सेम हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जैसे कि हम अब तक सोच रहे थे, तो टोपोग्राफी की वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट्स देखने के लिए मिलता है इसके अंदर, ठीक है। So the goal of the topographic correction is to remove all topographically caused variance so that areas with same reflectance have same radiance और reflectance। तो टोपोग्राफी जो इफेक्ट है उसको हम रिमूव आउट करते हैं सबसे पहले, जिससे कि हम उस एरिया को सेम बैंड के अंदर सेम रेडियंस और रिफ्लेक्टेंस देख सकें, ठीक है, जो कि जनरली होता है वहाँ पर, जो एजम्पशन थी हमारे पास, ठीक है। तो सो आइडियल
Slope aspect correction removes all topographically induced illumination variations so that two objects having the same reflectance property show the same gray level despite their different orientation to the sun's position। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन के बेसिस पर भी हम उस एरिया को, जो हम एरिया को कवर कर रहे हैं, वो सेम रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करें हमारे पास एट सेम इल्यूमिनेशन, ठीक है, बाय हैविंग द टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो सेम रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी शो करता है अगर हमारे पास टोपोग्राफिकली जो भी वेरिएशन है उसको अगर हम रिमूव आउट कर देते तो हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ सन पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, हमारे पास सेम ग्रे लेवल्स सेम रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट की जाती है बाय द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। So this requires digital elevation data of the area covered by the entire image as well as satellite heading along the with the sun elevation and azimuth details। अब टोपोग्राफी के अलावा जो इल्यूमिनेशन था हमारे पास, ठीक है, या मतलब व्यू और इल्यूमिनेशन एंगल्स था, उसकी नॉलेज एलिवेशन और एजिमुथ डिटेल से हमें मिल जाती है, जो सन का एलिवेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो भी एरिया जो कवर कर रहा है उसकी डिजिटल एलिवेशन डेटा की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि हम टोपोग्राफिकली जो भी एरर आ रहा है उसको हम करेक्शन कर सकें। जब हम टोपोग्राफिकली करेक्ट कर देते हैं उसके बाद हम जो एजप्शन था कि सेम एरिया सेम बैंड के अंदर सेम रिफ्लेक्टेंस शो करता है हमारे पास जो भी दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे हम ये जो टेस्ट साइट है उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कैलिब्रेशन, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, नॉन सिस्टमेटिक रेडियोमेट्रिक करेक्शन था, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जनरली एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। उसके हमने 3 स्टेप्स देखे प्रीवियस लेक्चर में, और आज हमने वो जो थर्ड स्टेप था एटमॉस्फेरिक करेक्शन का, उसका हमने 3 मेथड्स देखे, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।